ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था धूम मूवमेंट को, है ना। धूम मूवमेंट रोहड़ू में 1859 में अपने पास देखने को मिला था। ठीक है, 1859 में। तो रोहड़ू हमने देखा था कि रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, और यहीं पे ये मूवमेंट अपने पास हुआ था। वहीं अगर हम जुग्गा मूवमेंट की बात करें तो जुग्गा सत्याग्रह हमारे बिलासपुर में हुआ था। ठीक है, बिलासपुर में हमें जुग्गा सत्याग्रह देखने को मिलता है। कब? ये हमारे पास 1883 से 88 के बीच में, जब राजा अमरचंद का कार्यकाल था, तो उसके दौरान ये हुआ था। ठीक है, तो ये मुख्यतः लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के और बिगार प्रथा को लेकर के मूवमेंट्स, ये सत्याग्रह किया गया था। वहीं आंधी आंदोलन का हिमाचल से कुछ लेना देना नहीं, आक्रोश का भी ऐसे कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। तो अगले प्रश्न की तरफ जो हम देखें, तो अगला प्रश्न बोलता है कि पहले स्पीकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के किन्हें नियुक्त किया गया था जब 1952 के इलेक्शन हुए थे? विधानसभा के चुनावों में प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो अपने पास पंडित जयवंत राम जी को नियुक्त किया गया था पहला विधानसभा स्पीकर। वहीं अगर हम के.एल. मेहता जी की बात करें तो ये के.एल. मेहता जी कौन थे, ये आप बताएंगे। एक एन.सी. मेहता जी थे और एक के.एल. मेहता जी थे। इनमें से एक हमारे पास पहले चीफ कमिश्नर थे और एक हमारे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, और हमारे प्रथम जो सीएम कौन थे, वो वाई.एस. परमार जी थे। वाई.एस. परमार जी, यशवंत सिंह परमार जी। तो ये आप बताएंगे, एन.सी. मेहता और के.एल. मेहता जी, कि इनमें से कौन से मुख्य चीफ कमिश्नर थे और कौन से चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, 1952 के इलेक्शन जब हुए तो ये हमने देख लिया। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जयवंत राम जी। वहीं पंडित पद्म देव जी अपने पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के मेंबर भी थे। साथ ही साथ 1952 के इलेक्शन में ये निर्वाचित होकर आए थे कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के? बुशहर और गौरी प्रसाद जी रिवाल्सर से आए थे शायद ना, रिवाल्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे गौरी प्रसाद जी। ठीक है, ये रोहड़ू से आए थे ना, रोहड़ू कॉन्स्टिट्यूएंसी से, शायद रोहड़ू, पंडित पद्म देव जी निर्वाचित होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, और अपने एनवायरनमेंट लीडर थे ये, जिन्होंने चिपको मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन्हीं से संबंधित चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये कोई प्रश्न बता रहा है कि चंबा जिले में चिपको आंदोलन को सफल किसने बनाया? तो चंबा जिले में चिपको आंदोलन को सफल बनाने में कुलभूषण उपमन्यु जी का योगदान रहा। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, वन संरक्षण के लिए। ठीक है, 1973 में ये आंदोलन चला था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रमुख फिगर थे। तो चंबा में
कुलभूषण उपमन्यु जी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मेहरचंद महाजन जी के बारे में। मेहरचंद महाजन जी के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात बिल्कुल सही है। वो तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के। और लुकिंग बैक उनकी आत्मकथा का नाम है, यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम। ऑटोबायोग्राफी का नाम इनका लुकिंग बैक है। और ये कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जब अपने पास कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हरी सिंह जी राजा हुआ करते थे, तो उनके टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे कश्मीर के। तो हरी सिंह जी कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा, जिन्होंने 1947 में, ठीक है, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में योगदान दिया था। यानी जब अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से 1947 में, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, यानी भारत में विलय पत्र साइन किया था। और उस विलय पत्र को साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। और भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की सेना को आदेश दिए थे कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ा जाए। 1947 में जब पाकिस्तानियों का अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी भी है। तो अगले प्रश्न हिमाचल जीके से तो नहीं है, तो हम इनको यहाँ कवर नहीं करेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से, हाँ ठीक है। तो ये प्रश्न थे हमारे पास मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। यहाँ से आगे प्रश्न आएंगे जो जूनियर ऑडिटर HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि आपने उस स्थान की पहचान करनी है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी सतलुज नदी से मिलती है। तो करछम, नामगिया, फिरनू और कशांग आपके पास दिया गया है ऑप्शन में। तो नामगिया नामक स्थान में एक जगह है खाव, ठीक है। खाव में हम जानते हैं सतलुज नदी से स्पीति नदी मिलती है। और ये खाव नामगिया के नज़दीक में एक स्पेसिफिक जगह खाव नामक जगह पड़ती है, किन्नौर में, ठीक है, जो कि किन्नौर में पड़ती है। वहीं अगर करछम की बात करें, करछम में अपने पास मिलती है बसपा नदी। बसपा नदी कौन सी घाटी बनाती है? बसपा घाटी या फिर सांगला घाटी। और सांगला घाटी के बारे में हम देख चुके हैं कि यहाँ पे आपको कामरू नामक गांव मिलेगा, जो बुशहर की प्राचीन राजधानी थी, है ना। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे चितकुल नामक जगह भी मिलेगी, चितकुल नामक गांव मिलेगा, जो भारत तिब्बत बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। और ये अंतिम गांव बोल सकते हैं या फिर प्रथम गांव। अब भारत सरकार के अनुसार अब जो सीमा पर जो सबसे एंड वाला गांव होगा, उसको हम भारत का पहला गांव, यानी भारत का पहला गांव हो गया ये। फिर तिब्बत से जब हम एंटर करेंगे भारत की तरफ को, तो ये भारत का पहला गांव। पहले हम इसको लास्ट गांव के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम इसे बोल सकते हैं कि पहला गांव है, ठीक है। वहीं फिरनू नामक जगह की अगर बात करें, तो फिरनू में तो अपनी जो सतलुज नदी है ये मंडी में एंटर करती है, ठीक है। सतलुज नदी जब किन्नौर से शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है, उसके बाद मंडी में एंटर करती है, ठीक है, फिरनू नामक गांव में। तो सतलुज नदी कहाँ से, किन्नौर में कहाँ से एंटर करती है, मतलब हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? शिपकी दर्रे से, है ना। शिपकी दर्रे से ही हमने डिस्कस किया था किन्नौर की हिस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो
वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सतलुज नदी के बारे में और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और कशांग भी हमें एक जगह मिलेगी किन्नौर में। ठीक है, कशांग ट्रिब्यूटरी भी है। इस साइड से अपने पास ये सतलुज नदी है, तो कशांग नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं हम ना, कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। अगले प्रश्न में हमारे पास कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं, आपको मेल करना है जिलों से, ठीक है। मियार, इनमें से बताना है कि कौन सा सही मैच किया गया है, ठीक है। तो पहला है मियार ग्लेशियर। मियार किन्नौर में नहीं है, मियार हमने देखा था लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर है। और ग्लेशियर मुख्यतः आपको कुल्लू, किन्नौर और स्पीति के मिलेंगे। मान लीजिए ये कुल्लू है और ये किन्नौर है और ये स्पीति है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्लेशियर्स मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के। तो मियार नाला भी है, मियार नाले को पानी मिलता है। मियार नाला किसकी सहायक नदी है? अपने पास चिनाब की या चंद्रभागा की, चिनाब की सहायक नदी भी बोल सकते हैं। तो मियार ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति में है, ना कि किन्नौर में। दूसरा है बादल ग्लेशियर। बादल ग्लेशियर अपने पास कहाँ पे है? बड़ा भंगाल के आसपास, जो चंबा में नहीं है बल्कि कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है, कांगड़ा में बादल ग्लेशियर, कांगड़ा में। और एक तंतागिरी ग्लेशियर भी है हमारे पास, तंतागिरी। और बादल और तंतागिरी ग्लेशियर से दो स्ट्रीम्स निकलती है, बादल स्ट्रीम और तंतागिरी स्ट्रीम, जो बनाती है रावी नदी। रावी नदी एंटर करती है उसके बाद चंबा में और फिर जाती है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट में कवर किए थे, ठीक है। और दुधौन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो दुधौन ग्लेशियर चंबा में नहीं है, ये कुल्लू में है। कुल्लू में आपका दुधौन और पार्वती ग्लेशियर आपको मिलेंगे। पार्वती नदी जहाँ से निकलती है, मनतलाई लेक वहाँ पे है, मनतलाई लेक, ठीक है। तो लाहौल स्पीति भागा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। और लाहौल स्पीति में ही हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी बड़ा शिगड़ी नामक ग्लेशियर भी मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिराज घाटी के बारे में बोल रहा है। सिराज घाटी किस जिले में है? सॉरी, तो सिराज घाटी आपको मिलेगी कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में और घाटियाँ कौन कौन सी है? कुल्लू जिले में अपने पास और घाटियाँ मिलेगी, एक तो मलाणा वैली, दूसरी आपको मिलेगी कुल्लू वैली, और तीसरी मिलेगी अपने पास पार्वती वैली। मतलब नदियों के नाम पर घाटियाँ बनती है, नदियों की घाटियाँ ही होती है। चंबा की फेमस वैली एक चंबा वैली भी है और एक पांगी वैली है, पांगी वैली है, और एक बंदर वैली भी चंबा में मिलेगी फेमस, ठीक है। सिरमौर में तो क्यारदा दून वैली या पोंटा वैली जिसको हम बोलते हैं, वो मुख्य वैली है। तो कांगड़ा में तो कांगड़ा वैली मिलेगी मुख्यतः। अगला प्रश्न हमारे सेंसस से है। 2011 की जनगणना के अनुसार कांगड़ा के कौन से टाउन की जनसंख्या, स्पेसिफिकली बात की गई है महिला जनसंख्या की, तो सबसे ज़्यादा कौन से शहर की जनसंख्या, महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये 2011 की जनगणना देखिए आप, तो उससे पता चलेगा। शायद नूरपुर होगा मेरे ख्याल से, है ना, फिर भी आप चेक कीजिए 2011 की जनगणना, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 1966 में नालागढ़ तहसील हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले किस जिले का हिस्सा थी? ठीक है, नालागढ़ हम जानते हैं, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर, हिंडूर। तो 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन
एक्ट आया, पंजाब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी फिर पंजाब से कुछ पहाड़ी जो स्टेट्स थे, पहाड़ों के इलाके थे, उनको हिमाचल में मिला दिया गया। तो उनमें से एक नालागढ़ तहसील भी थी, लेकिन ये उससे पहले 1966 से पहले अम्बाला का हिस्सा हुआ करती थी। अम्बाला ज़िले की ये एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1966 में जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो अपने पास कुल्लू भी बना था और कांगड़ा बने थे, और फिर अपने पास लाहौल स्पीति एग्जिस्टेंस में आए थे। आगे चल के इनको भी पुनर्गठित किया गया था, और कांगड़ा से फिर अपने पास ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा स्वयं बने थे, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पास इकोनॉमिक सर्वे से कि हिमाचल में पूंजी व्यय यानी कैपिटल आउटले 2024-25 में अनुमान से 23-24 के संशोधित अनुमानों से कितनी कम है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे को देखना पड़ेगा। तो उसके अनुसार आंसर था 8% अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में है कि इसके तहत जो विद्यार्थियों को ऋण मिलता है तो उसकी ब्याज दर क्या है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत अपने पास 1% पे विद्यार्थियों को ऋण की सुविधा दी जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट पे 1% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये भी हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा अपने पास कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में इनमें से कौन सा सही है। तो पहली तो है कि बैंकों के द्वारा यहाँ कृषि के कर्जे कुल कर्जों का 19%, यानी जितने बैंक ऋण देती है तो 19% अपने पास एग्रीकल्चर ऋण प्रदान करती है बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे 40 शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेस आईसीआईसीआई बैंक की 40 ब्रांचेस है, और कुल्लू ज़िले में सबसे कम बैंक शाखाएं हैं हमें देखने को मिलेगी। लाहौल स्पीति में सबसे कम बैंक शाखाएं हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। 2023-24-25 का ये इकोनॉमिक सर्वे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 2352 है, जिनमें से अर्बन में 1793 और रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1793 और अर्बन या सेमी अर्बन में 451 है। तो हमने बात करी थी कि इनमें से आईसीआईसीआई की पूछा था, तो 57 ब्रांचेस हमारे पास एज ऑफ 2025 इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार 57 ब्रांचेस आईसीआईसीआई की है। और टोटल पब्लिक सर्विस सेक्टर की ब्रांचेस यानी सरकारी क्षेत्र की बैंकों की टोटल ब्रांचेस 1177 मिलेंगी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की सबसे ज़्यादा 354 ब्रांचेस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 349 ब्रांचेस और यूको बैंक की 181 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, ठीक है। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने पास 298 ब्रांचेस है, जिनमें सबसे ज़्यादा एचडीएफसी की है 108, उसके बाद आईसीआईसीआई की, ठीक है। तो इसके अलावा और बैंक्स भी अपने यहाँ पे दी गई है कि ग्रामीण बैंक 274 और कोऑपरेटिव बैंक्स अपने पास हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स 590 टोटल, ठीक है।
तो सबसे हाईएस्ट हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी ब्रांचेस, ये हमने देखा 431, और लाहौल स्पीति में जो कि ऑप्शन 4 था, सबसे कम ब्रांचेस मिलेगी 26 ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम और देखें कि 76% कुल ब्रांचों का, बैंक ब्रांचों का 76% तो अपने पास ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, 76% कहाँ पे है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और सेमी अर्बन एरिया हमारा 451 ब्रांचेस है, और जो एकमात्र जो अर्बन सेंटर है शिमला, वहाँ पे आपको 108 ब्रांचेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लोन की बात की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोन देते हैं, तो 16.73% टोटल लोन्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में एज ऑन सितंबर 2024 तक दिया गया। और नेशनल पैरामीटर है कि हमने 18% आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आपको 18% लोन के रूप में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रदान करने हैं। तो हमारे स्टेट में बैंक 16.73% हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में इन बातों को रखेंगे। और यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमारे पास कितने अकाउंट खोले गए हैं सितंबर 2024 तक, तो 18.55 लाख, मतलब 18,55,000 के आसपास अकाउंट खोले गए हैं। और उनमें से 16,60,000 हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 2 लाख के आसपास शहरी क्षेत्रों में है। साथ में ये भी पूछ सकता है कि CDR रेशो यानी कैश क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हमारी बैंक्स का कितना है, 47% है ना। और यानी बैंक्स कितना अपना रेशो, बैंक्स कितना अपने पास रखती है और कितना लोन में देती है। तो बैंक अपने पास मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये में से 47 रुपये बैंक अपने पास रखेगी और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग लोन्स की फॉर्म में या किसी रूप में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो जितना ज़्यादा कैश डिपॉजिट रेशो होगा किसी बैंक का, उतनी बैंक स्टेबल रहेगी, है ना। और अगर ये बिल्कुल कम हो गया, यानी बैंक के पास अपना रिज़र्व डिपॉजिट रेशो कम होगा, तो उतनी अनस्टेबल बैंक होगी, क्योंकि सारा पैसा अगर आपने किसी रूप में दे दिया है लोन के रूप में, तो बैंक के पास एक निश्चित अमाउंट इमरजेंसी के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आरबीआई ने कुछ निर्धारित की होती है बैंक की लिमिट्स की, इतना बैंक को रखना पड़ता है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमने कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों ने कितना, इसमें 35 लाख लोगों ने ये सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा अपना करवाया है, इंश्योरेंस करवाई है, मतलब सितंबर 2024 तक की ये आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 19% नहीं था, यहाँ पे अपने पास ये बात कर रहा था 2023 की, तो 24 की हमने देख लिए। इकोनॉमिक सर्वे से आपको डेटा मिलेगा, लेटेस्ट डेटा के अनुसार आप चलेंगे। तो ये ठीक था कि लाहौल स्पीति में सबसे लोएस्ट बैंक ब्रांचेस देखने को आपको मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बशेश्वर महादेव मंदिर इनमें से कौन से ज़िले में है। तो आपको बशेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? सिरमौर, कुल्लू में, या फिर कांगड़ा में, या फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। तो आपको ये बताना है। ठीक है, विश्वेश्वर की अगर बात कर रहा है तो विश्वेश्वर मोस्टली अपने पास कुल्लू का मंदिर है, बजौरा में ये स्थित है विश्वेश्वर मंदिर। और ये अपने पास लेटर गुप्ता यानी उत्तर गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड का टेम्पल है, और पाल कला का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। वहीं कांगड़ा में अपने पास कुछ मंदिर मिलेंगे, जैसे फेमस बज्रेश्वरी माता का मंदिर,
फिर आपको बैजनाथ टेम्पल मिलेगा, और साथ में कांगड़ा में हमारे को मिलेगा हिमाचल का जिसको बोलते हैं एलोरा, हिमाचल का एलोरा, एलोरा यानी रॉक का टेम्पल है ये। कौन सा टेम्पल? मसरूर, मसरूर रॉक का टेम्पल, यानी एक ही रॉक को काट के बनाया गया टेम्पल अपने पास जो होते हैं उनको रॉक का टेम्पल बोलते हैं। और इसकी तुलना एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है, केव्स, वहाँ पे भी एक रॉक को कट के जो चीज़ें बनती है, मंदिर बनता है या कुछ गुफाएं बनती है। तो एलोरा, हिमाचल का एलोरा हम बोलते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल को, जो कांगड़ा में है। इसके अलावा कांगड़ा फोर्ट की हमने बात की थी, कांगड़ा फोर्ट भी कांगड़ा में है। और मंदिरों की बात करें तो एक तो अपने पास ये सारे मंदिर कांगड़ा में मिलेंगे। तो सिरमौर में भी कुछ मंदिर मिलेंगे, जैसे अपने पास, तो वहीं मंडी में अपने पास पंचवक्त मंदिर मिलेगा, भूतनाथ मंदिर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ मंदिर आपको मंडी में भी मिलेंगे। फिर एक पराशर मंदिर भी आपको मिलेगा, पराशर। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगा? नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी? चलो हम नेशनल पार्क लेते हैं। तो ये शायद नेशनल पार्क की बात कर रहा है, प्रश्न गलत है। यहाँ पे हिमाचल में कितने नेशनल पार्क है ये प्रश्न होना चाहिए था, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से देखते हैं इसको ना। हिमाचल में नेशनल पार्क तो 5 है, हम जानते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 थोड़ी होगी ना, शायद ये नेशनल पार्क की ही बात कर रहा होगा ये। हालांकि ये प्रश्न स्क्रैप कर दिया है ना, स्क्रैप करना चाहिए ना, स्क्रैप कर दिया होगा। चलो हम देखते हैं फिर भी कि नेशनल पार्क कौन कौन से 5 नेशनल पार्क है। इनमें से 3 हमें मिलेंगे कुल्लू में, 3 नेशनल पार्क हमें कुल्लू में मिलेंगे, जिनमें हमने कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में सारे कवर कर लिए थे, जिसमें खीरगंगा नेशनल पार्क था कुल्लू में, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी था कुल्लू में। और उसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क भी हमें कुल्लू में मिलेगा, ठीक है। ये 3 कुल्लू में मिलेंगे, एक आपको लाहौल स्पीति में मिलेगा जो पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन वैली, और एक अपने पास मिलेगा सिंबलवाड़ा जो सिरमौर में मिलेगा, सिंबल बाड़ा सिरमौर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दी बेले की चित्रकला बनाने वाले चित्रकार का सही नाम आपने बताना है। गद्दी बेले नामक पेंटिंग किसने बनाई है, कौन से पेंटर थे वो जिन्होंने गद्दी बेले नामक पेंटिंग बनाई है? तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये पेंटिंग अपने बनाई है शोभा सिंह जी ने। शोभा सिंह एक हिमाचल के विख्यात पेंटर, और इन गद्दी बेले पेंटिंग को हम बोलते हैं गद्दन, गद्दण, गद्दण, ना, ब्राइड ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा की दुल्हन जिनको बोलते हैं, कांगड़ा की दुल्हन नाम से, ठीक है। सरदार शोभा सिंह जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग। पंजाब के एक पेंटर थे और इन्होंने अपने 29 साल अंद्रेटा में बिताए। वहीं अगर हम अमृता शेरगिल जी की बात करें,
अमृता शेरगिल भी एक पेंटर थे। अपने इनकी यंग गर्ल नामक की पेंटिंग थी, यंग गर्ल। और निकोलस रोरिक की अगर बात करें तो ये तो रशियन पेंटर थे। हमने रोरिक आर्ट गैलरी की बात भी की थी, जो कुल्लू के नगर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, माउंटेन और लैंडस्केप्स की ये आर्ट बनाया करते थे निकोलस रोरिक। वहीं विद्या स्टोक्स तो एक इंडियन हिमाचल की पॉलिटिक्स में एक जाना माना नाम। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कहता है कि हर्बल गार्डन 2023 तक हिमाचल प्रदेश में आपने बताने हैं। 2023 के आंकड़ा ये बात कर रहे हैं। तो 4 हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में थे उस समय पे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फिर जीडीपी का एक और आंकड़ा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। टूरिज्म सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म हमारे पास सेक्टर है जो जीडीपी का कितना % कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल के जीडीपी में। 2023 की बात कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है।